हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर्स इन मेडिको लीगल केस। ठीक है, तो जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था, बट ये जो मेडिको लीगल केस वो हम देख लिए थे, और क्यों हमें मेडिको लीगल केस के बारे में पढ़ना है वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है एक मेडिको लीगल केस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक मेडिको लीगल केस है तो पेशेंट का एग्जामिनेशन करने से पहले डॉक्टर को उसका कंसेंट लेना होता है। कंसेंट वो भी कैसा? इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट। इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट का मतलब होता है आपको उसको पूरा डिटेल बताना है अपने एग्जामिनेशन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क है। सब कुछ बताने के बाद अगर पेशेंट सहमत है तो आप उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो उसका इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट लेना है, उसमें उसका थंब इम्प्रेशन लेना है पेशेंट का या फिर उसके रिलेटिव्स का। ठीक है, जिसका हमको एग्जामिनेशन करना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो डॉक्टर के ऊपर चार्जेस लग सकते हैं असल्ट का, जैसे कि हमने पहले वीडियो में एग्जांपल लिया था वो फीमेल्स का। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा पहला गाइडलाइन। सेकंड है कि अगर आपके पास कोई मेडिको लीगल केस आता है, वो भी बहुत दिनों बाद, ठीक है, बहुत दिनों बाद मतलब मान लीजिए जब आपके पास केस आया, आपने उसके बॉडी पे इंजरीज देखे, वो इंजरीज आपको लग रहे हैं कि वो मतलब क्रिमिनल टाइप का क्राइम किया हुआ इंजरी है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये एक मेडिको लीगल केस है, लेकिन वो जो इंजरी हुई है वो बहुत दिन पहले की है, 15 दिन का, 1 मंथ का पहले का है। फिर भी आपको उसको मेडिको लीगल केस के अंदर ही रजिस्टर करना है। ठीक है, A case brought several days after the actual incident can still be registered as MLC if foul play is suspected. Okay, अब इसके बाद तीसरा है कि अगर आपके पास जब पहले केस आया था आपको लगा कि वो नॉन मेडिको लीगल केस है, आपने उसको नॉन मेडिको लीगल केस के अंदर रजिस्टर करके ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर ट्रीटमेंट करते करते ट्रीटमेंट के कोर्स में अगर आपको लगा, कहीं पे भी आपको लगा सस्पिशियस लगा, आपको लगा कि कुछ फाउल प्ले किया गया है, आपको वो मेडिको लीगल केस जैसा लगने लगा है, तो आप तभी उसको फिर से मेडिको लीगल केस में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर एक पॉइजनिंग का केस है, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस है पॉइजनिंग का, तो डॉक्टर जो है वहाँ पे उसका वॉमिटस हो गया, उसका गैस्ट्रिक लेवेज हो गया, ये सबको प्रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है, फिजिशियन को प्रिजर्व करके रखना होता है। अगर वो प्रिजर्व नहीं करता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लग सकता है कि वो एविडेंस को डिसअपियर कर दिया। ठीक है, तो अपने आपको सेफ रखने के लिए आपको वो एविडेंसेस को प्रिजर्व करके रखना है, वोमिटस, गैस्ट्रिक लेवेज। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हो गया कि अगर एक वुमेन है, मैरिड वुमेन है, वो मर गई है या तो हैरेसमेंट की वजह से या फिर क्रुएल्टी, ठीक है, अपने हस्बैंड के क्रुएल्टी हैरेसमेंट के वजह से मर गई है मैरिज के 7 साल के अंदर। ठीक है, कोई भी मैरिड वुमेन मैरिज के 7 साल के अंदर अगर वो अपने हस्बैंड के हैरेसमेंट के वजह से, हस्बैंड के क्रुएल्टी के वजह से मर गई है और उसके बाद उसका एक डाउरी डिमांड के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, तो वहाँ पे ये जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, और ये आता है 304B IPC में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो डाउरी डेथ है ये आता है अंडर सेक्शन 304B। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 304B IPC। ठीक है, डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B IPC। इसके बाद अगर आपको कोई पेशेंट
का मतलब मेडिको लीगल केस में कोई पेशेंट है जिसमें आपको लग रहा है कि वो पर्सन मर ही जाएगा, उसका डेथ होना ही है, मतलब रोका नहीं जा सकता, वो मरेगा, तो उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, वो कुछ स्टेटमेंट देता है मरने से पहले, उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर को अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करने पड़ते हैं, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर उनके आने में लेट हुआ, उससे पहले वो इंसान मर जाएगा ऐसा है, तो डॉक्टर खुद उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई एमएलसी केस है और पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है, तो उसके डिस्चार्ज से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर कोई पेशेंट जो कि एडमिटेड है लेकिन मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट लीव करना चाह रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसके डिस्चार्ज से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर कोई भी मेडिको लीगल केस में जो पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसका डेथ हो गया, तो जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। उसके डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथों में दिया जाता है, हैंडेड ओवर किया जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको मॉर्चरी ऑफ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। तो जब ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू मॉर्चरी में भेजा जाएगा डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए, जो सर्जन ऑटोप्सी करेंगे, ठीक है, वो केयरफुल एग्जामिनेशन करना है, उनको केयरफुल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है। तो जो भी सर्जन उसका ऑटोप्सी करेंगे वो एलिजिबल होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। तो जो भी सर्जन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उन्होंने कंप्लीट इनक्वेस्ट पेपर्स उनको दिए होंगे, तो उसी के हिसाब से उनको एग्जामिनेशन करनी है। पोस्टमार्टम करने के बाद फाइनल कॉज ऑफ डेथ बिना लिखे मॉर्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हैंडेड ओवर किया जा सकता है। उसका जो हिस्टोपैथोलॉजी और विसेरा प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जा सके। तो विसेरा जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाता है थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आता है वो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही लाके ऑटोप्सी वाले सर्जन को देते हैं। फिर वहाँ से ऑटोप्सी सर्जन अपना फाइनल कॉज ऑफ डेथ लिख के वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते हैं रिपोर्ट, ठीक है। अगर कोई सुसाइडल सर्वाइवर है, मतलब कोई पॉइजन खा लिया है सुसाइड करने के लिए, लेकिन वो बच गया, तो वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है। फिर भी अगर कर दिया जाए तो इट इज़ बेटर, ठीक है। अब सब कुछ करने के बाद जो रिपोर्ट बना, वो किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली नहीं दिया जाता या फिर उनके रिलेटिव्स को नहीं दिया जाता है, बल्कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हैंडेड ओवर किया जाता है। और अगर उनके रिलेटिव्स या पेशेंट उसका रिपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं तो उनको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद उन्हें एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है, रिक्विज़ाइट फ़ी देना पड़ता है। फिर पेशेंट या रिलेटिव से एक रिसिप्ट लिया जाता है और उनको उनका डुप्लीकेट वाला रिपोर्ट दिया जाता है, ओरिजिनल वाला दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। लेकिन अगर एक्सरे किया गया है, एक्सरे फिल्म्स हो या फिर एमआरआई किया गया हो, सीटी स्कैन किया गया हो, तो इनके जो फिल्म्स हैं ये हॉस्पिटल के प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं उनके स्टडी करने के लिए। तो ये पुलिस को नहीं दिया जाता है जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आए, ठीक है। जब तक कोर्ट नहीं मांगेगा तब तक ये चीज़ें नहीं दी जाती। एक्सरे फिल्म्स हो गया, सीटी, एमआरआई फिल्म्स, ये सब नहीं दिए जाते। एवरी क्लिनिशियन, चाहे वो जो भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जिसे भी स्पेशलिस्ट हो, जब भी वो किसी भी ट्रीटमेंट कर रहा है तो वहाँ पे जो भी वो हिस्ट्री लिए, जो भी एग्जामिनेशन का फाइंडिंग्स आया, उसका रिकॉर्ड
रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ताकि वो आगे जाके अपने आप को डिफेंस कर सके अगर कुछ ऐसा इश्यूज हुआ तो, ठीक है। कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में किसी पेशेंट का जो एलिमेंट्स हुआ है, किसी पेशेंट का जो भी कंप्लेंट है, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस के सामने अगर बोलना है, एक्सपोज करना है, ठीक है, कुछ भी उसके रिलेटेड, तो वहाँ पे भी पेशेंट का कंसेंट जरूरी होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 160 सीआरपीसी के अंडर दिया गया है कि पुलिस के इतने पावर होते हैं, इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी डॉक्टर को समन कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हर मेडिको लीगल केस को मेडिको लीगल रजिस्टर में एंटर करना होता है फॉर लिविंग सब्जेक्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर वो मरा हुआ हो, जिंदा हो, सबको, ठीक है। ये रहता है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में। सारे मेडिको लीगल रिपोर्ट डुप्लीकेट में लिखना चाहिए, ठीक है, जो कि ओरिजिनल जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हैंड ओवर करना है उनसे रिसिप्ट लेने के बाद, और उसका कॉपी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में रखा जाता है। अगर ये जो पॉइजनिंग डेथ है वो सस्पेक्टेड है तो इस 3 कॉपी लिखे जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाता है, दूसरा हॉस्पिटल के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में रहता है, तीसरा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाता है जब उनको विसेरा हैंडेड ओवर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।